हेलो एंड वेलकम टू फार्म्स इंडिया। डी फार्म फार्माकोलॉजी सीरीज में हम यूनिट 4 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जनरल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से कोरिलेट करते हुए हम जनरल एनेस्थेटिक को भी हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में फिनिश करेंगे, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि भाई ड्रग्स यूज्ड टू इंड्यूस द लॉस ऑफ पेन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, एनाल्जेसिया, एमनीजिया एंड इनहिबिशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। यानी कि ऐसे ड्रग्स, ऐसे एजेंट्स जो कि इंड्यूस करें क्या चीज़, पेन के सेंसेशन को, जो कि हमारे पेन के सेंसेशन को क्या करें, लॉस करें, यानी कि ख़त्म करें या कम करें, एंड हमारे कॉन्शियसनेस को भी क्या करें, डिक्रीज करें, कॉन्शियसनेस को भी क्या करें, लॉस करें, स्केलेटल मसल के रिलैक्सेशन में भी हेल्प करें, हमारे एनाल्जेसिया पेन को रिड्यूस करें, हमारे कॉन्शियसनेस को रिड्यूस करें। यानी कि ऐसी कंडीशन डेवलप करें जहां पे हमें अपने बॉडी में सेंसेशन डेवलप ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो अनडिजायरेबल अमाउंट ऑफ ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस हैं, ये भी कम हो जाए। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस का मतलब ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कि हमारे नॉर्मली किसी भी स्टिमुलस पे अप्लाई होते हैं, उन रिफ्लेक्सेस को भी क्या करें, ये कम करें, ठीक है। अब ये सर कहाँ पे यूज़फुल होते हैं, तो ये सर सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़फुल होते हैं। यानी कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में हम इनको यूज़ करते हैं, ताकि जो पेशेंट जो है उस पर कोई भी अदर पेन का इफेक्ट ना हो, जिससे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उस पर कोई इफेक्ट पड़े। चलिए देखते हैं किस किस टाइप के हमारी एनेस्थीसिया होती हैं। तो सर एक तो होती है हमारी जनरल एनेस्थीसिया एंड दूसरी होती है हमारी लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें से हम एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है हमारा जनरल एनेस्थीसिया। तो भाई जनरल एनेस्थीसिया में कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो स्टेजेस होती हैं उनको कवर करती चली जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है। तो फर्स्ट स्टेज इज लॉस ऑफ पेन सेंसेशन एंड द पेशेंट इज कॉन्शियस एंड कन्वर्सेशनल। तो पहले स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। और स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है सर, वो हमारा पेशेंट जो है ना, वो कॉन्शियस रहेगा और क्या रहेगा, कन्वर्सेशनल रहेगा। पहले उस पेशेंट में पेन नहीं होगा, कोई भी पेन का सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, जो हमारा जो पेशेंट है वो कॉन्शियस रहेगा, यानी कि उसकी जो आंखें होंगी वो खुली होंगी और वो सब कुछ देख समझ सकता है और आपसे बातें भी कर सकता है, कैन टॉक, ठीक है, कॉन्वर्सेशन कर सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें, दूसरी बात करें, तो दूसरा स्टेज होता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, जो रेस्पिरेशन रेट होगा, ब्रीदिंग रेट होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज्ड इर्रेगुलर ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी जो है वो फ्लक्चुएट करने लगेगा, इर्रेगुलर होने लगेगा। पेशेंट में एक्सपीरियंस डिलीरियम, वॉयलेंट बिहेवियर, जो पेशेंट है वो कभी कभी वॉयलेंट बिहेवियर भी शो कर सकता है ऐसे केस में, क्योंकि एक्साइटमेंट का जो केस होता है उसमें पेशेंट के पास जो उनकी एक्साइटेशन डेवलप होती है, उस वजह से पेशेंट में इर्रेगुलर बिहेवियर भी डेवलप होता है, वॉयलेंट बिहेवियर भी डेवलप होता है। अब उनकी जो आईज होंगी वो क्या होंगी, रिएक्टिव होंगी, यानी प्यूपिल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट डायलेट होती रहेंगी, और यानी कि जो प्यूपिल्स पे लाइट का इफेक्ट है उस टाइम पे हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए ये चीज़, वैसे हम इस जो ये पिक्चर है इसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये साथ ही साथ हम कोरिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है ये नॉर्मल आ रही थी। यहाँ पे ऑक्यूलर मूवमेंट क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल पे है। प्यूपिल साइज जो है वो हमारी एनाल्जेसिया में तो नॉर्मल है, लेकिन एक्साइटमेंट में ये नॉर्मल नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई यहाँ पे थर्ड स्टेज आती है हमारी, स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया। अब थोड़ी और डोज बढ़ाने पे, यानी कि हमारी जब स्टेज 3 डेवलप होती है, तो स्टेज 3 डेवलप में क्या होता है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। अब इसमें क्या होगा सर, रेगुलर रेस्पिरेशन है, रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, अभी भी रेगुलर है, लेकिन जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। आई रिफ्लेक्सेस डिक्रीज अंटिल द प्यूपिल इज फिक्स्ड। जो हमारी आई रिफ्लेक्सेस हैं ये क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी जब तक कि प्यूपिल फिक्स नहीं हो जाता, प्यूपिल फिर से नॉर्मल नहीं हो जाता। फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज में आता है कोमा एंड डेथ। यानी कि एक तो हमारा आ जाएगा क्या इसमें, मेडुलरी पैरालिसिस,
सीवियर डिप्रेशन ऑफ वैसोमोटर, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर एंड इन सीवियर केसेस डेथ में परसीव, यानी कि डेथ भी हो सकती है। यानी कि सभी किसी भी मोटर रिफ्लेक्सेस, जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं, वो सभी डाउन हो जाएंगे और डेथ भी हो सकती है। डेथ कैसे हो सकती है सर? क्योंकि यहाँ पे सीवियर डिप्रेशन हो रहा है, किसका? वैसोमोटर का एंड हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स का। सपोज रेस्पिरेटरी सेंटर ही डिप्रेस हो गए, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो देखिए अब इस जो हमारी पिक्चर है यहाँ पे इसको भी डेवलप कर सकते हैं कि देखिए स्टेज 1 में हमने क्या देखने को मिला। स्टेज 1 यहाँ पे देखिए, स्टेज 1 में रेस्पिरेशन क्या थी? स्टेज 1 to अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है ये नॉर्मल है, ठीक। अब ऑक्यूलर मूवमेंट की बात करें तो सर ऑक्यूलर मूवमेंट यहाँ पे तो वॉलंटरी कंट्रोल पे है, लेकिन 2 और 3 जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई भी आई मोशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। प्यूपिल की अगर साइज की बात करें यहाँ पे, अब प्यूपिल की साइज की बात करें तो हमारे स्टेज 1 एनाल्जेसिया यानी स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में तो ये क्या है? नॉर्मल है, लेकिन ये घटती चली जाएगी और फिर बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि क्या होगा हमारे स्टेज 2 और 3 के बीच में ये कुछ टाइम तक तो घटेंगी, लेकिन फिर से वापस से बढ़ने चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर उनमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। आई रिफ्लेक्सेस में बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले लिड है, कॉर्नियल है, प्यूपिलरी लाइट है एंड देन आखिरी तक यानी कि हमारे स्टेज 3 में प्लेन 4 में जब आएंगे, यहाँ पे बहुत डीप नहीं जाना, बस आप इतना समझिए कि स्टेज 3 के अंत तक यहाँ पे कोई भी लाइट पे रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। मसल टोन हमारी स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया में तो यानी एनाल्जेसिया में फर्स्ट स्टेज में तो क्या होगा? ये नॉर्मल होगा, यानी कि इस पे मसल टोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे उस पर जो टेंसाइल स्ट्रगल है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। एंड आगे चलते चलते क्या हो जाएगा? फ्लैसिड देखने को मिलेगा, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी। एंड रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू स्किन इंसिजन, ये भी क्या होगा सर? ये तो नो रिस्पॉन्स टू स्किन इंसिजन हो जाएगा। कहाँ पे? हमारे स्टेज 3 और 4 में। 4 में तो खैर होना ही होना है, क्योंकि 3 से आगे क्या है? 4 है। स्टेज 1 और 2 में भी इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेज 1 ही क्या है? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, यानी कि कोई भी पेन परसेप्शन हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आइए एक बार स्टेज 4 को हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेज 4 क्या है? दिस इज एमिनेंट डेथ, स्टेज ऑफ कोमा और डेथ। अब यहाँ पे क्या होगा? रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाएंगे? सप्रेस हो जाएंगे, तो एपनिया का देखने को मिलेगा हमको रिस्पॉन्स। एंड हमारी ऑक्यूलर मूवमेंट भी क्या हो जाएंगी? स्टक हो जाएंगी, यानी इसका ऑक्यूलर मूवमेंट भी देखने को नहीं मिलेगी। प्यूपिल साइज क्या होगी? यहाँ पे डायलेटेड होगी और कोई भी मूवमेंट नहीं मिलेगी लाइट से। और मसल स्टोन क्या हो जाएगी? एकदम फ्लैसिड पैरालिसिस मिल जाएगी, यानी कि मसल का भी मूवमेंट नहीं होने वाला है। तो आई थिंक इसके साथ में हमने सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल एनेस्थेटिक ड्रग्स। कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए हमारे आइडियल एनेस्थेटिक ड्रग्स के? तो यहाँ पे होगा हमारी स्मूथ एंड रैपिड इंडक्शन, यानी कि उनका जो इंडक्शन है, उनको देने के बाद जो उनकी चार्ज है वो बहुत जल्दी लेना चाहिए हमारे बॉडी में। नेक्स्ट रैपिड रिकवरी, तुरंत ही रिकवरी होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। वाइड सेफ्टी मार्जिन, यानी कि इनका जो सेफ्टी मार्जिन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, सेफ्टी विंडो ज़्यादा होना चाहिए। एंड इनमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो हमारी हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं एक आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट्स की। अब आइडियल जनरल एनेस्थीसिया में हमको क्या होता है? देखो पहला चीज़ देखने को मिलता है लॉस ऑफ पेन सेंसेशन एंड अनकॉन्शियसनेस। दूसरा एनाल्जेसिया, ठीक है। एनाल्जेसिया में भी क्या हो रहा है? लॉस ऑफ सेंसरी एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस, नीड फॉर मसल रिलैक्सेशन, और हमारी मसल रिलैक्स यानी कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी रिलैक्सेशन को भी हम आइडियली प्रमोट करते हैं। आइडियली जनरल एनेस्थीसिया में हम सोचते हैं कि इनमें ये मिलेगा, ऐसा पाया जाता है, ठीक है। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है? बैलेंस्ड एनेस्थीसिया इज यूज ऑफ मोर देन वन ड्रग कॉम्बिनेशन टू फुलफिल द पेशेंट नीड, यानी कि जब हम एनेस्थेटिक एजेंट्स में ही, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट में ही एक से अधिक ड्रग्स को साथ में यूज करें ताकि जो उनका कंबाइंड इफेक्ट है वो हमारे पेशेंट के लिए क्या हो? यूजफुल हो। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड एनेस्थीसिया कहते हैं, यानी उसका बेनिफिशियल इफेक्ट क्या हो? ज़्यादा हो और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो? कम हो, ठीक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन बैलेंस्ड इफेक्ट? कैसे हमको बैलेंस्ड इफेक्ट मिल सकता है? बैलेंस्ड इफेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, आईवी एनेस्थेटिक एंड इनहेल्ड एनेस्थेटिक। देखो प्री एनेस्थेटिक, जब भी आप कभी भी आप कहीं भी ऑपरेशन के लिए जाते हो या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाते हो, आपको एक टैबलेट दी जाती होगी कि सर पहले आप इसको इनहेल कर आप ओरली ले लीजिए।
ओरली, ताकि क्या हो, इसी चीज़ को हम कहते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। फिर क्या करते हैं, कोई चीज़ आईवी से इंजेक्ट करते हैं यानी कि थ्रू इंजेक्शन देते हैं, तो वो क्या हो गई हमारी आईवी एनेस्थेटिक यानी कि एनेस्थेटिक मेडिकेशन हो गई। एंड थर्ड चीज़ होती है, हम उसके साथ में कोई चीज़ क्या करते हैं, इनहेलेशन के थ्रू भी देते हैं, ताकि जो अनकॉन्शियसनेस की स्टेट है वो मेंटेन रहे। इसके में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सपोज हेलोथेन या ईथर ले लेते हैं, तो इसके साथ में ये तीनों चीज़ें ही कवर हो जाती हैं कि सर प्री एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक एंड इनहेल एनेस्थेटिक अगर हम साथ में ले तो ये हमको एक बैलेंस्ड इफेक्ट देखने को मिलता है। अब आइए इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देख लेते हैं कि भाई हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इनकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो घट जाएगी। ICP ड्यू टू सेरेब्रल वैसोडाइलेशन इन हेड इंजरीज, यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू हेड इंजरीज। डोज डिपेंडेंट EEG चेंजेस, यानी कि डोज से जो हमारी EEG का जो ग्राफ है वो भी क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। सेंट्रल वैस्कुलर सिस्टम पे क्या होगा सर, हाइपोटेंशन, यानी कि हमारी बीपी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड देखने को मिलेगी। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हमारी हार्ट रेट जो होगी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, आइसोफ्लूरिन एंड डेस्फ्लूरिन के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मायोकार्डियल डिप्रेशन, हेलोथेन एंड एनफ्लोरेन, हेलोथेन और एनफ्लोरेन के यूज़ से जो हमारी मायोकार्डियल यानी कि हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं इनमें क्या होगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। सेंसिटाइज हार्ट टू कैटेकोलामीन्स, और ये हमारे हार्ट को कैटेकोलामीन्स के लिए भी सेंसिटाइज कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन पे क्या होगा, सभी जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी डिप्रेशेंट होते हैं। एयरवेज को क्या करेंगे, ये इरिटेट करेंगे। कौन कौन, डेस्फ्लूरिन एंड एनफ्लूरिन। वैसे हम यहाँ पे पर्टिकुलर ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए इन जनरल बात कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इन एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, बाकी सभी को आपको जनरली यूज करना है। लीवर की बात करें तो हिपैटिक फ्लो को ये डिक्रीज करता है। हर एक जनरल एनेस्थेटिक हमारे हिपैटिक फ्लो को डिक्रीज कर देता है, यानी कि हमारे लीवर से होने वाले फ्लो को डिक्रीज कर देता है। एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है कौन, हेलोथेन। जो हमारा हेलोथेन का एग्जाम्पल है ये हमारी हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेंगे। यूट्रस एंड स्केलेटल मसल, यूट्रस एंड स्केलेटल मसल पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये क्या होते हैं, यूटेरिन रिलैक्सेंट होते हैं। एंड नाइट्रस ऑक्साइड हैज मिनिमम रिलैक्सेंट इफेक्ट। ऑल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, सभी क्या होते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, यानी कि हर एक जनरल एनेस्थेटिक हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह ही काम करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। पार्ट 2 में हम इसकी कुछ मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जनरल एनेस्थेटिक को हमारे लोकल एनेस्थेटिक से कनेक्ट करेगा और हमें समझने में और आसानी होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून टू फार्मेसी इंडिया।